जय हिंद साथियों, जीके जीएस बाई विवेक सर के इस यूट्यूब चैनल पर मैं विवेक आप सभी विज्ञ साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपकी पढ़ाई लिखाई एकदम स्वस्थ चल रही होगी। जैसा कि आप जानते हैं, रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा की डेट घोषित की गई है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों को जीके जीएस में 25 नंबर लाने के लिए ये क्लास लेके आए हूँ, जिसमें हम प्रश्नों को डिस्कस करते हैं और उसके ऑप्शन को भी देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, एक वयस्क व्यक्ति आराम की स्थिति में प्रति मिनट कितनी बार सांस लेता है? तो 15 से 18 बार। सामान्यतः 12 से 18 बार होता है, जबकि 70 से 72 बार यह मनुष्य की सामान्य हृदय की गति होती है। यह श्वसन दर नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में हवा किस अंग के माध्यम से ली जाती है? तो ये नासा छिद्र द्वारा ली जाती है। जबकि अन्य ऑप्शन देखते हैं, जैसे एलुलाई, ये फेफड़ों के अंदर होता है जहाँ गैसों का आदान प्रदान होता है। ब्रोंकाई, यह श्वास नली की शाखाएं हैं जो हवा को फेफड़ों के अंदर ले जाती हैं। और श्वास मार्ग, यह पूरा रास्ता है, लेकिन हवा प्रवेश नासा छिद्र से होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव कोशिका में ऊर्जा प्रदान करने के लिए ग्लूकोज के टूटने के लिए कौन सा आवश्यक है? तो ये ऑक्सीजन आवश्यक है। मानव कोशिका जो होती है उसमें ऊर्जा प्रदान करने के लिए ग्लूकोज के टूटने के लिए ऑक्सीजन आवश्यक होती है, जो कि नाइट्रोजन का कार्य यह गैस श्वसन क्रिया या ऊर्जा उत्पादन में सीधे भाग लेती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड यह श्वसन क्रिया का बायोप्रोडक्ट है जिसे शरीर बाहर निकालता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मुद्रा क्या है? तो ये एटीपी है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जबकि पायरुवेट को देखते हैं, यह ग्लूकोज के टूटने से बनने वाला 3 कार्बन का अणु है। एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, यह कम ऊर्जा वाला अणु है। जब एटीपी से एक फॉस्फेट टूटता है तब एडीपी बनता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव द्वारा सामान्य ली गई और छोड़ी गई हवा में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? तो ये लगभग 21% है हवा में, जबकि 16% छोड़ी गई हवा में है। इसका विश्लेषण देखते हैं, वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन होती है जिसे हम अंदर खींचते हैं। हमारा शरीर पूरी ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं कर पाता, इसलिए छोड़ते समय 21% की जगह 16% ऑक्सीजन वापस बाहर भेजता है। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा जीव बिना ऑक्सीजन के जीवित रह सकता है? तो ये अनएरोबिक है, ये अवायवीय होता है। वायवीय क्या होते हैं? इन्हें जीवित रहने और श्वसन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। सहजीवी और परजीवी देखते हैं, ये जीवों के रहने के तरीके हैं, इनका ऑक्सीजन से सीधा संबंध नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अधिकतम श्वास प्रभाव के बाद निकाली गई हवा की सबसे बड़ी मात्रा क्या है? तो ये विटाल कैपेसिटी है। अधिकतम हवा बाहर निकालने की क्षमता को वाइटल कैपेसिटी कहते हैं। अवशिष्ट मात्रा किसे कहते हैं? फेफड़ों से पूरी हवा निकालने के बाद फिर जो हवा अंदर बची रहती है उसे अवशिष्ट मात्रा कहते हैं। ज्वार मात्रा, यह सामान्य रूप से सांस लेते और छोड़ते समय हवा की मात्रा होती है, जिसे ज्वार मात्रा कहते हैं। लगभग 500 ml होती है ये। नेक्स्ट प्रश्न है, फेफड़ों में श्वास श्वसन गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो ये एल्वियोलाई में होता है। विश्लेषण देखते हैं इसका। एल्वियोली फेफड़ों की सबसे छोटी इकाई है। इसकी पतली दीवारों से ऑक्सीजन खून में जाता है और खून की कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है। बाकी ब्रोंकाई, श्वसनली, ये हवा के आने जाने का रास्ता है। नेक्स्ट प्रश्न है, रात में पेड़ों के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं पौधे रात में धूप न होने के कारण पौधे प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते, जिससे वे ऑक्सीजन बनाना बंद कर देते हैं और श्वसन के कारण केवल कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, समुद्र में हरे पौधे मछलियों को सांस लेने से कैसे मदद मिलता है? तो वे ऑक्सीजन छोड़ते हैं। जलीय पौधे पानी के अंदर प्रकाश संश्लेषण करके ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं। यह ऑक्सीजन पानी में घुल जाती है, जिससे मछलियां अपने गलफड़ों से ग्रहण करती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव में पुरुष जनन प्रणाली का भाग नहीं है? तो ये अंडाशय नहीं है। अंडाशय यह महिला प्रजनन प्रणाली का मुख्य अंग है जो अंडे बनाता है, जबकि वृषण
वास डिफरेंस, ये सभी पुरुष प्रजनन तंत्र के हिस्से हैं जो शुक्राणु बनाने और ले जाने का काम करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किन कारकों ने वैज्ञानिकों को तत्वों को वर्गीकरण के लिए प्रेरित किया है? तो ये तीनों कारक सही हैं। पहला कारक है तत्वों के विश्लेषण की विभिन्न विधियां, जैसे अलग अलग तत्वों को बनाने या अलग अलग करने के तरीके भिन्न होते हैं, जिससे उन्हें अलग समूह में रखने की आवश्यकता महसूस होती है। दूसरा तत्व है तत्व के विभिन्न स्रोत, कुछ तत्व हवा से, कुछ खनिजों से तथा कुछ समुद्र से मिले होते हैं। स्रोतों की इस विविधता को व्यवस्थित करने के लिए वर्गीकरण जरूरी था। तीसरा तत्व है तत्वों के विभिन्न गुण, यह सबसे मुख्य कारण था। तत्वों के भौतिक गुण जो गलनांक और क्वथनांक होते हैं और रासायनिक जैसे अभिक्रियाशीलता गुण बिल्कुल अलग अलग थे। अध्ययन को आसान बनाने के लिए सामान्य गुण वाले तत्वों को एक साथ रखना जरूरी हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, समूह 16 के तत्वों में निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम गैस धातु वर्ड हैं? तो ये ऑक्सीजन में। इसलिए आवर्त सारणी के किसी भी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण बढ़ता है और अधात्विक गुण घटता है, जबकि ऑक्सीजन यह समूह 16 में सबसे ऊपर आता है। इसलिए इसमें सबसे अधिक गैस धातु लक्षण होते हैं। सल्फर और सेलेनियम ये ऑक्सीजन के नीचे आते हैं, इसलिए इनमें गैस धातु गुण ऑक्सीजन से कम होते हैं। पोलोनियम यह समूह में सबसे नीचे आता है और यह एक रेडियोधर्मी धातु है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व है? तो ये सीजियम है। विद्युत धनात्मकता का अर्थ है आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर धनायन बनाना। आवर्त सारणी में नीचे जाने पर और बाईं तरफ जाने पर विद्युत धनात्मकता बढ़ती है। सीजियम देखते हैं, यह पहले समूह में बहुत नीचे आता है। इसका आकार बहुत बड़ा होता है, जिससे यह आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है। सोडियम देखते हैं, यह भी पहले समूह में है, लेकिन सीजियम से ऊपर होने के कारण इसका आकार छोटा होता है और यह CS जितना धनात्मक नहीं होता है, सीजियम जैसा धनात्मक नहीं होता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम देखते हैं। मैग्नीशियम यह दूसरे समूह के तत्व, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना पहले समूह के मुकाबले कठिन होता है, इसलिए ये कम धनात्मक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसकी परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है? तो ये आयोडीन की है। आवर्त सारणी के किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर कक्षाओं की संख्या बढ़ने के कारण परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। ये सभी अधातु समूह के हैं, जैसे आयोडीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, ये अधातु समूह के हैं। आयोडीन यह हैलोजन समूह 17 से नीचे आता है, जिसमें 5 कक्षाएं होती हैं, इसलिए इसका आकार सबसे बड़ा होता है। क्लोरीन को देखते हैं, यह भी हैलोजन समूह में आयोडीन से ऊपर आता है, इसमें केवल 3 कक्षाएं होती हैं, इसलिए आयोडीन से छोटा होता है। ऑक्सीजन यह दूसरे आवर्त का तत्व है, जिसमें केवल 2 कक्षाएं होती हैं, यह सबसे छोटा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार प्राणी व दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण निम्न में से किस का मूल अधिकार हिस्सा है? तो ये स्वतंत्रता का अधिकार है, जो अनुच्छेद 19 से 22 में है। विश्लेषण प्राणी एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21 में आता है, जो स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत शामिल थे। समानता का अधिकार यह अनुच्छेद 14 से 18 तक आता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार यह अनुच्छेद 23 से 24 आता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार यह अनुच्छेद 32 में आता है, जिसके तहत मौलिक अधिकारों के हनन होने पर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। नेक्स्ट अपना भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 किससे संबंधित है? तो ये समानता से संबंधित है। समानता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक विस्तृत है। अनुच्छेद 15 इसी के दायरे में आता है, इसलिए यह समानता के अधिकार का हिस्सा है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, शिक्षा का अधिकार ये अनुच्छेद 21A में एक अलग से मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न से किस वर्ष भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 जोड़ा गया, जो 6 से 14 वर्षों की बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने के मूल अधिकार से संबंधित है? तो ये 2002 में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया। इसके तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये सरोजिनी नायडू थी। सरोजिनी नायडू ने 1925 के कानपुर अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। वे प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी, जबकि एनी बेसेंट ये कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी, जो 1917 में कलकत्ता अधिवेशन जो मूल रूप से आयरलैंड की थी।
ये भारती नहीं थी, जबकि भारती सरोजिनी नायडू थी। विजय लक्ष्मी पंडित ये संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। ये कांग्रेस की नहीं थी। इंदिरा गांधी, इन्होंने बहुत बाद में 1959 में कांग्रेस की कमान संभाली थी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये WC बनर्जी ने की थी, जिसे व्योमेश चंद्र बनर्जी कहते हैं। कांग्रेस का पहला अधिवेशन दिसंबर 1885 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता WC बनर्जी ने की थी। इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ईओ हुम देखते हैं, ईओ हुम, इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। ये संस्थापक थे, सचिव नहीं, अध्यक्ष नहीं थे, ये संस्थापक थे। जबकि दादा भाई नौरोजी, इन्होंने दूसरे अधिवेशन 1886 की कलकत्ता की अध्यक्षता की थी। SN बनर्जी, जिन्हें सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इन्हें शुरुआती अधिवेशन में शामिल न हो पाए थे, लेकिन उनकी अपनी संस्था का अधिवेशन चल रहा था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य स्वराज्य था। दादा भाई नौरोजी ने इस लक्ष्य की घोषणा कब की थी? तो ये 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में की थी। 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के मंच से पहली बार स्वराज्य की आधिकारिक मांग रखी थी। कलकत्ता अधिवेशन 1886 का देखते हैं, यह कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी, लेकिन तब स्वराज्य का लक्ष्य नहीं रखा गया था। लाहौर अधिवेशन देखते हैं, ये 1885 का लाहौर अधिवेशन में नहीं हुआ था, बल्कि मुंबई में हुआ था, प्रस्तावित लाहौर में था। बॉम्बे अधिवेशन, ये 1889 ईस्वी में इस अधिवेशन की अध्यक्षता विलियम वेडरबर्न ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष 1938 और 39 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था? ये सुभाष चंद्र बोस को। नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1938 हरिपुरा अधिवेशन और 1939 त्रिपुरी अधिवेशन में लगातार 2 बार अध्यक्ष चुने गए थे। 1939 में गांधी जी से वैचारिक मतभेद के कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफे के बाद वर्ष 1939 के बचे हुए समय के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था। सरदार पटेल, इन्होंने वर्ष 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष या सदस्य नहीं रहे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में आयोजित किया गया था। इसका आयोजन भारत के किस शहर में किया गया था? ये मुंबई में किया गया था। कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में आयोजित हुआ था। पहले यह पुणे में होना था, लेकिन वहाँ प्लेग के कारण इसका स्थान बदलना था। कलकत्ता अधिवेशन, यहाँ दूसरा अधिवेशन 1886 में आयोजित किया गया था। मद्रास अधिवेशन, यह तीसरा अधिवेशन 1887 ईस्वी में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयबजी ने की थी, जो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। पटना अधिवेशन, यहाँ बहुत बाद में 1912 में बांकीपुर में अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो ये CPU। यानी ऑप्शन देखते हैं, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी होती है, जो केवल चालू रहने का डाटा रखती है। ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यह CPU का एक हिस्सा है जो गणितीय और तार्किक गणनाएं करता है। मॉनिटर, यह एक कंप्यूटर डिवाइस है जो हमें स्क्रीन पर परिणाम दिखाता है, ये दिमाग नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, इंटरनेट पर प्रत्येक वेबसाइट का एक विशिष्ट पता होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे URL कहते हैं। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहा जाता है। HTTPS हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यह एक प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग इंटरनेट पर डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। IP एड्रेस, यह इंटरनेट से जुड़ी किसी डिवाइस का संख्यात्मक पता बताता है। HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यह वेब पेज बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली एक कोडिंग भाषा है। तो ये हमने 25 प्रश्न डिस्कस किए हैं। अगर जो हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें एवं हमारे चैनल GK GS बाय विवेक सर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।